चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी का तीसरा बैच, तीसरा क्लास। आज आप पढ़ने वाले हैं, क्या है? प्राइमबल है, प्रस्तावना। क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना। किसको किसको याद है? हाथ उठाओ। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए प्रस्तावना। चलो बाबू देखो, ये है प्रस्तावना। क्या है ये? प्रस्तावना। अब प्रस्तावना के एक एक लाइन को हम लोग समझेंगे, एक एक शब्द को तोड़ करके पढ़ेंगे। यह जो बात यहां लिखा हुआ है, यह आपके संविधान के पहले पन्ने पर है। प्रस्तावना या उद्देशिका। आपका जो बुक होता है ना संविधान का, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है, उसके पहले पेज पे ही यह प्रस्तावना है। अगर किसी को भारत को जानना है या भारत को समझना है, तो वो अगर एक बार प्रस्तावना, ये 12-13 लाइन का प्रस्तावना है, वो पढ़ लेगा तो उसको भारत की झलक मिल जाएगी। हमारे संविधान के निर्माता जो थे, जो संविधान बनाना चाहते थे, वो वास्तव में भारत को कैसा देखना चाहते थे, बात समझे कि नहीं? वो ये सारी बातें इस प्रस्तावना में आपको मिलेगा और हम आपको एक एक लाइन तोड़ करके समझाएंगे। कहां किसकी चर्चा है, कैसे है, वो सब के सब बात जो है आपको आज समझाया जाएगा। प्रस्तावना हम यकीनन कह सकते हैं कि आज जो आप पढ़िएगा प्रस्तावना, फिर बाद में प्रस्तावना पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बात समझे कि नहीं? ठीक है। अगर कोई लोग भारत को नहीं जानता है, प्रस्तावना पढ़ के भारत के एक इमेज बना सकता है कि हाँ भारत ऐसा है। ठीक, जैसे शुरुआत में ही हम भारत के लोग, देखिए इस बात में इतना प्रेशर है कि हम भारत के लोग, लंबे समय से भारत को गुलाम बनाया गया था, यह आप भूलिए नहीं। बात समझे? और अगर हम उद्भव की बात करें कि प्रस्तावना का उद्भव कहां से हुआ है, उद्देशिका का उद्भव कहां से हुआ है, तो आप पीछे वाला क्लास में पढ़ के आए हैं कि जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी, तब वो दिन था 13 दिसंबर 1946। कौन सा दिन था बच्चा? 46। 13 दिसंबर 1946। ये एक ऐसा दिन था जिस दिन जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नहीं किया गया था, किया गया था। और उस उद्देश्य प्रस्ताव में हम महत्वपूर्ण जो निम्न बातें थे वो भी कल बता चुके थे। अगर एक नजर उस पर डाले कि उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या था, तो पहला ही बात लिखा था कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा, यानी कि भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा, भारत पे कोई विदेशी दबाव नहीं होगा। पहला बात आपके उद्देशिका में जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो प्रस्तुत की गई थी, ये लिखा था। दूसरा बात यह लिखा था कि भारत में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो वर्तमान में ब्रिटिश सरकार के अधीन हैं। और वो भी ये भी बात लिखा था जो छोटी छोटी देसी रियासतें हैं, जो छोटे छोटे राजा हैं, वो भी लोग कहाँ जाएंगे? भारत में शामिल होंगे। और एक बात यह भी लिखा था कि भारत भविष्य में या किसी क्षेत्र को अर्जित करेगा या जो खुद की मन से भारत में मिलना चाहेगा, वे सभी भूमि क्षेत्र किस में आएंगे? भारत में आएंगे। ये दूसरा बात उद्देशिका में नेहरू जी लिखे थे। तीसरा बात ये लिखे थे कि भारत के लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, ये सब की स्वतंत्रता रहेगी, कि भारत का नागरिक भारत में कहीं भी आ जा सकता है, वो अपना विचार रख सकता है, वो अपनी राइट टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी उसको होगी। बात समझे कि नहीं? और तमाम बहुत सारी ऐसी बातें जो नेहरू जी लिखे थे, यह बात दर्शा दिया था 1946 में ही कि भारत इन सब चीज़ों से बहुत अभी दूर है। भारत के लोग इन सब चीज़ों से बहुत कोसों दूर थे, काहे कि लंबे समय तक मुगल सत्ता विराजमान थी। मुगल सत्ता के बाद अंग्रेज प्रवेश किए और न जाने कितने लोग जो है शहीद हो गए भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए। बात समझ गए? भारत माता की जय हमेशा स्लोगन आप लोग सुने होंगे,
हम लोगों को तकलीफ क्यों हो जाता है और खून एकदम उबाल क्यों मारने लगता है? क्योंकि भारत को हम भारत नहीं, भारत को अपनी मां समझते हैं, और मां की इज्जत पे अगर कोई हाथ डाले तो वो भारत मां का लाल ही कैसा जिसका खून खौले ना। तो न जाने कितने वीर सपूत जो है, जो नेहरू जी उद्देशिका में एक झलक प्रस्तुत किए थे, उसको पूरा करने के लिए या तो फांसी के फंदे पर लटक गए या तक गुमनाम क्रांतिकारी की तरह वो मारे गए, इस देश के लिए शहीद हो गए। 4-5 गो 10 गो 20 गो नाम ऐसा हाईलाइटेड है जिसको आप जानते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, यही सब थोड़ा थोड़ा 4-10-20 गो नाम ऐसा है जो आप जानते हैं, लेकिन आप उनको नहीं जानते हैं जिनको इतिहास ने जगह नहीं दिया। बात समझे कि नहीं? तो लंबे समय से जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी प्रस्तुत किए थे, उस उद्देश्य प्रस्ताव को भारत चाहता था कि भारत में ये व्यवस्थाएं हो, तभी नेहरू जी लिखे थे। बात समझ गए? तो अगर हम अपनी उद्देशिका को ये रूप दे दें कि ये कहां से उद्भव हुआ था, 13 दिसंबर 1946, यही उद्देशिका जो नेहरू जी प्रस्तुत किए थे संविधान सभा में, वही आगे चल करके इस देश का प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका बना। बात समझ गए? सेम वही चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और ये भारत की उद्देशिका या भारत की प्रस्तावना भी इसको कहा जाता है, आपके संविधान के पहले पन्ने पर ला दी गई। तो इसका उद्भव कहां से हुआ आप समझे? आप जाने? अरे बोलिए, नहीं बोलिएगा तो फिर हमको कैसे लगेगा कि आप जान गए। छोटू जी जान गए अब प्रस्तावना कहां से आया? कोई समस्या? चलिए, हम भारत के लोग, हम भारत के, भारत को, हम भारत के लोग, भारत को, भारत शब्द कितना बार? 2 बार। प्रस्तावना में भारत शब्द कितना बार लिखा गया? 2 बार लिखा गया है। अच्छा, एक बार ध्यान से पढ़िए, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, किसके समस्त नागरिकों को? भारत के। अगर आपको चाय बनाना है तो क्या क्या तत्व की जरूरत पड़ेगी हमें बताइए? दूध, चाय पत्ती, चीनी, पानी, इलायची, अदरक, इस सब का जरूरत पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सबसे बढ़िया बात है गैस। अग्नि नहीं रहेगी, नहीं तो हम लोग प्रेस पर भी खाना बनाते हैं। एक बार हुआ था, बताते हैं, गैस खत्म हो गया, रात काफी हो गया था, 11, साढ़े 11, 12 बजे, और कोई गैस देने वाला नहीं था। क्या किया गया? 2 प्रेस था, दोनों प्रेस जोड़ दिया गया, उसको फुल वोल्टेज में कर दिया गया, प्रेस गर्म हुआ और लास्ट तक सब्जी उतरना था, कढ़ाई उस पर रख दिया गया। अगला दिन आयरन खराब हो गया। बात समझे कि नहीं? तब भारत की प्रस्तावना में, भारत, ये प्रस्तावना का तत्व क्या है? भारत के लोग। क्या है? भारत के, भारत के लोग को ही तो आप इतनी व्यवस्थाएं देंगे अभी, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। किसको देंगे? हम भारत के लोग, भारत को। अब भारत में रहेगा कौन? भारत के लोग ही। तत्व कौन होंगे? भारत के लोग। ये प्रकृति, नेचर लिखा हुआ है। आप प्रस्तावना पढ़ के बताइए कि प्रस्तावना का नेचर कैसा है। आप पढ़ के बताइए, हम आपकी बुद्धि जरा देखें कहां तक आप सोच पाते हैं, मानसिक विकास आपका कहां तक हुआ है। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, यहां प्रस्तावना लिखा हुआ है, यह प्रियम्बल है, अगर हम पूछे कि इस प्रस्तावना का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, आप क्या जवाब देंगे? एकता और अखंडता। ठीक। आप बहन? फर्स्ट पैराग्राफ, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यही ना? कौन सा पैराग्राफ, ये वाला कि ये वाला? फर्स्ट। ठीक। समाजवादी वाला। और कौन है? और कोई है? चलिए, नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं, हम बताता। देखिए, आपके प्रियम्बल का, आपके प्रस्तावना का नेचर जानते हैं कैसा है? नहीं जानते।
नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते। देखो हम बताते हैं। नेचर है कि भारत प्रभुत्व संपन्न है या भारत प्रभुत्व संपन्न होगा। नेचर है कि भारत में समाजवाद की विचारधारा रहेगी। नेचर है कि पंथ निरपेक्ष रहेगा। नेचर है कि लोकतंत्र रहेगा और भारत क्या रहेगा, गणराज्य भी रहेगा। यही क्या है, प्रकृति है। हमारे प्रस्तावना की ये नेचर है। अब एक एक शब्द को हम लोग तोड़ा जाए। प्रभुत्व संपन्न होने का अर्थ यह होता है कि भारत अपने सभी निर्णय स्वयं लेगा। बात समझे? भारत पे किसी चीज का दबाव नहीं रहेगा। कपारे कहाँ हाथ धैले हो, बीपा छोड़ के चल गई क्या? फोन काट दी, मम्मी आ गई क्या? जाने दो, अभी पढ़ने का उम्र है, उस छोड़ के चल गई तो जाने दो। भारी विपत में है, बताइए। अच्छा, एग्जाम का प्रेशर है। कपारे हाथ जो हमारे सामने रखता है ना, तो हमको बड़ा अजीब लगता है। काहे गए, ये उम्र में कौन टेंशन है रे? हम लोगों का उम्र में आओगे ना तो टेंशन तुमको दिखेगा। जीवन का 4 स्टेज है, हम बताएं? जानते हैं? नहीं जानते? हम बताते हैं। पहला स्टेज है बचपन। पहला स्टेज बचपन। दूसरा का स्टेज है जवानी, यंग एज। तीसरा का स्टेज है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और चौथा है मौत। तो आप तो बचपन में है नहीं, यंग एज में है। हम लोग तनी बुढ़ौती में आ गए हैं। हम लोग तीसरे नंबर में हैं। क्या हो रहा है? एक समय आएगा ना, आप भी कहिएगा साला क्या हो रहा है, सोच रहे हैं कुछ और, हो रहा है कुछ और। बात समझे कि नहीं? हाँ, तो हम लोग इस स्टेज में हैं। हम लोग नहीं, हम हैं। ये क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। ना ब्याह शादी हो रहा है, ना नौकरी हो रहा है। बात समझे कि नहीं? तो हाँ, ये थोड़ा सा इंजॉय की बात है। और चौथा क्या है? तो ये क्या हो रहा है में जीवन कटने से पहले अच्छा है कि आप यंग एज में बढ़िया से मेहनत करके नौकरी ले लीजिए। और जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? नहीं समझे? चलो आगे आते हैं, इसी पे आ जाते हैं। वापस आ जाओ, अपने दिमाग को वहीं ला दो जहां थे। तो ये क्या हो रहा है में चलने से अच्छा है कि आप जो है बढ़िया से इसी एज में पढ़ के नौकरी ले लीजिए। चलो देखो, भारत अपने सभी निर्णय लेने के लिए क्या रहेगा? स्वतंत्र रहेगा। इसको क्या बोलेंगे? प्रभुत्व संपन्न। दूसरा का है समाजवादी। समाजवादी, देखिए समाजवाद की जो उत्पत्ति है ना, वो कार्ल मार्क्स की देन है। आप विश्व इतिहास अभी पढ़ के आए हैं। किसकी देन है? कार्ल मार्क्स की देन है। यहां लिख देते हैं कार्ल मार्क्स। आधा क है, इसको क समझिएगा। लेकिन कार्ल मार्क्स के द्वारा जो समाजवाद प्रस्तुत किया गया था, उसमें एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्गों के बीच संघर्ष दिखाया गया था। बात समझ गए? लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता थे, वो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच संघर्ष नहीं दिखाए हैं, वो भाईचारा दिखाए हैं। बात समझ गए? कि भारत में समाजवाद की स्थिति रहेगी, अर्थात समाज में सभी लोग क्या होंगे? बराबर होंगे। नहीं है? अभी हम बताते हैं कैसे है समाज में। तो कार्ल मार्क्स क्या दिए थे? समाजवाद। क्या दिए थे? समाजवाद दिए थे बाबू, ठीक। लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता है वो ये समाजवाद को दूसरे वे में लिखे थे। बात समझे कि नहीं? समाज में हर एक वर्ग को उतना ही इज्जत प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, काम के बदले उतना ही उनको पैसा मिलना चाहिए जितना सबको मिलता है, जो नियम है। बात समझ गए कि नहीं? समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए। एक विशेष वर्ग को सरकारें प्रमोट नहीं करेंगी, ये भी बात है। अगर कोई दलित है तो उसको शिक्षा का अधिकार नहीं होगा? जितना एक डीएम के लड़के को शिक्षा का अधिकार होगा, उतना ही एक रिक्शा चालक के बच्चे को भी शिक्षा का अधिकार होगा। ऐसा है भारत। बात समझे? हम बताते हैं कैसा है, ठीक। तब प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझे?
कि भारत स्वयं अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा, कोई भी विदेशी दबाव भारत पे काम नहीं करेगा, भारत में समाजवाद रहेगा अर्थात और पंथ निरपेक्ष रहेगा। क्या रहेगा? भारत पंथ निरपेक्ष। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने राज्य? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि भारत में कोई एक ऐसा राज्य हो जो किसी विशेष धर्म को प्रमोट करता हो? भारत में सभी धर्मों के लोग का निवास है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी धर्म के लोग रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? पंथ निरपेक्ष का मतलब यह होता है कि भारत का कोई भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात वो सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलेगा। भारत क्या है? 28 राज्य मिलकर के एक भारत बनाया है। बनाया है कि नहीं बनाया है? तो कोई भी राज्य ऐसा है क्या जो एक विशेष धर्म को प्रमोट कर दे? नहीं। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक ये अलग मैटर है कि किसी राज्य में किसी का जनसंख्या अधिक है, किसी राज्य में किसी का जनसंख्या अधिक है। बात समझ गए? लेकिन सरकार समाजवाद की भी बात करती है। किसी राज्य के द्वारा एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा, यही मतलब होता है पंथ निरपेक्ष का, अर्थात राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब समझे? कोई दिक्कत? चलिए, लोकतंत्र, अब्राहम लिंकन का वो बात याद है आपको? जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा लिया गया निर्णय। जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, ये किसका बात है? अब्राहम लिंकन। आपके यहां लोकतंत्र की व्यवस्था है, आप स्वयं अपनी सरकार चुनते हैं। आपके यहां हर 5 साल पे लोकसभा का चुनाव होता है और आपके यहां हर 5 साल पे विधानसभा का चुनाव होता है। हर 5 साल पे अगर आपको मोदी जी का काम अच्छा नहीं लग रहा है तो आप 5 साल में उनको चुनाव वोट मत दीजिए। 5 साल बाद वो अपने आप सत्ता से हट जाएंगे, फिर आ जाएंगे कोई और। राहुल गांधी मान लेते हैं आ गए, तो 5 साल राहुल गांधी को भी देख लिए, अगर भारत के लिए अच्छा काम नहीं करते हैं तो उनको भी वोट मत दीजिए, किनारे कर दीजिए। योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे तो उसी दिन पाकिस्तान अपना हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? एसएमसी अगला लाहौर में खुलेगा, वहीं एगो सेंटर डाल दिया जाएगा, इस्लामाबाद में भी एगो सेंटर रहेगा। बात समझे कि नहीं? हम कहे इतना बोल गए हो, भुला गए। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र यही व्यवस्था है कि हम अपनी सरकारें स्वयं चुनते हैं। हमको नहीं अच्छा लग रहा है नीतीश चाचा का सरकार, तो हम तेजस्वी यादव को लाएंगे। बात समझे कि नहीं? यही लोकतंत्र का अर्थ होता है कि आप अपना सरकार स्वयं चुनते हैं। कोई दिक्कत? ये लोकतंत्र ही है कि आप यहां बैठे हुए हैं। पहले क्या था? राजशाही तंत्र था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। नहीं समझे? राजा का बेटा ही राजा बनेगा, डॉक्टर का लड़का ही डॉक्टर बनेगा, जिलाधिकारी का लड़का ही जिलाधिकारी बनेगा। गरीब का बाल बच्चा नहीं बनेगा डॉक्टर, गरीब का बाल बच्चा नहीं जाएगा अंतरिक्ष में। जतो नहीं जतो, जतो जाई, एकदम जाई। ठीक बा, बहुत बढ़िया बा। मार दो, तुर तार के निकल जाने से। चलिए आगे देखिए, तो लोकतंत्र में सरकारें हम स्वयं चुन लेते हैं। बात समझ गए? देखिए कितना खूबसूरत बात लिखा गया है जो संविधान बनाए थे, कितना वो दिमाग के बुद्धिजीवी होंगे। कभी आप गौर करके इन सब चीजों के बारे में सोचिएगा। तो आप लोग तो ऐसा सोचते नहीं हैं, सोचते हैं कि फोनवा नहीं उठा रही है, कहीं बिजी है क्या, कहां गई होगी, ये सब सोचता है सब। कोई काम ना आता हो। गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब आप अपना सरकार स्वयं चुनते हैं। गणराज्य का मतलब होता है कि आपके देश का राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होगा, अर्थात राष्ट्रपति। आपके देश का सर्वोच्च पद क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के सैलरी के अलावा उनके ऊपर सैलरी किसी का नहीं है, सबका नीचे ही है, चाहे वो प्रधानमंत्री, डीएम, जिलाधिकारी कुछ क्यों ना हो। अनर्गल कमा के भले 20 लाख रुपए महीना आप कमा लीजिए दरोगा बन के थाना में। बात समझे कि नहीं? लेकिन आपके देश का जो सर्वोच्च पद है, महामहिम श्री राष्ट्रपति जी का,
उससे बड़का कोई पोस्ट है? तो जब उनसे बड़का कोई पोस्ट नहीं है तो उनसे बड़का कोई सैलरी भी ले लेगा? नहीं लेगा। बात समझे कि नहीं? तो राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनते हैं आपके देश में? राष्ट्रपति भी बदलते रहते हैं। बात समझे कि नहीं? गणतंत्र का मतलब ये होता है कि आपके देश के जो राष्ट्र है, आपका देश जो है यानी कि राष्ट्र जो है, आपके राष्ट्र का अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है। राष्ट्राध्यक्ष का पद जो है वंशानुगत नहीं होगा, उनको चुना जाएगा। इसी का मतलब है गणतंत्र। बात समझे? ये भारत का क्या है? प्रकृति है। ये इस प्रेम्बल का क्या है? प्रकृति। ये जो पहला पैराग्राफ है ये भारत का क्या है? नेचर है कि वो प्रभुत्व संपन्न होगा। नेचर है इस संविधान या भारत का कि वो समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्र भी होगा और गणराज्य भी होगा। कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं? ये सब शब्द जो है, ये सब, ये जो घेरे हुए हैं, ये सब बात समझे कि नहीं? तो इस बात का मतलब समझे यहां तक? अब देखिए भारत के लोगों को क्या क्या व्यवस्थाएं मिल रही हैं। यहां लिखा होगा न्याय। न्याय कितना प्रकार का? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। कितना न्याय? 3 तरीके का। बात समझ गए? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब आप भली भांति समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो मैं बताऊंगा। कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। चलिए अब हम बताते हैं आपको सामाजिक न्याय क्या होता है और आर्थिक न्याय क्या होता है और राजनीतिक न्याय क्या होता है। हम शुरू करते हैं पहले राजनीतिक न्याय से। भारत के हर एक नागरिक को एक उम्र के बाद वोट देने का अधिकार होगा। है? ऐसा तो नहीं है कि केवल अमीर घर के लोग ही वोट देंगे। ऐसा तो नहीं है केवल अमीर घर के लोग ही चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। एक गरीब बालक भी आगे बढ़ सकता है राजनीति के क्षेत्र में। तो भारत की सरकार राजनीतिक न्याय की अगर बात करती है या भारत का संविधान राजनीतिक न्याय का बात करता है तो आपको भी अधिकार है। एक उम्र पार कीजिए और चुनाव लड़ना शुरू कर दीजिए। 21 साल पार कीजिए, प्रधानी का चुनाव लड़िए। 25 साल पार कीजिए, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ लीजिए, लोकसभा का सीट लड़ लीजिए। 25 साल पार कीजिए, विधानसभा का सीट लड़ लीजिए, विधायक का चुनाव लड़ लीजिए। 35 साल पार कर जाओ, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाओ। ये आपको आजादी है। यह है राजनीतिक न्याय। अर्थात एक झोपड़ी में रहने वाला बच्चा भी प्रधानमंत्री हो सकता है। बात समझ गए? उसको भी वोट देने का अधिकार है। बात समझ गए कि नहीं? यह है राजनीतिक न्याय। भारत इतना खूबसूरत है, ध्यान से देखिएगा। आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ यह हुआ बच्चा कि अगर सरकार के द्वारा किसी भी योजना के अंतर्गत कुछ आर्थिक सहायता अगर किसी को दी जा रही है तो इसमें भी अमीर गरीब का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय। अगर सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है तो केवल अमीर घर के बच्चों को बेरोजगारी भत्ता देगा? गरीब को भी देगा। देखिए कितना तगड़ा लिखा गया है। क्या मनोदशा रही होगी जवाहरलाल नेहरू की उद्देशिका लिखना और अपने जो संविधान निर्माता हैं उनका दिमाग कितना रहा होगा कि वो भारत को इतना खूबसूरत बना दिए और चले गए। और उन्हीं विभूतियों को हम याद करते हैं। वो रत्न थे। बात समझ गए? वो भारत में अभी भी जिंदा है, सबके दिलों में। आप हल्के में नहीं लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ना है। तो आर्थिक न्याय, अगर बेरोजगारी भत्ता देगा सरकार तो सबको देगा। कोई योजना चलाएगा तो उस योजना का लाभ सबको देगा। अमीर घर के बूढ़े ही केवल वृद्धा पेंशन पाएंगे या फिर एक वर्ग विशेष को नहीं ना सरकार प्रमोट कर देगा? सबको देगा। अगर वृद्धा पेंशन दे रहा है तो वो वृद्धा पेंशन गरीब के घर, अमीर के घर सबको देगा। एक सीमा तय करेगा कि कौन गरीबी रेखा के नीचे है। एपीएल बीपीएल कार्ड बनता है, पता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, एबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर। तो सरकार का मानक है कि इसके नीचे हम सबको देंगे।
बात समझ गए? चाहे वो वजीफा हो, चाहे पेंशन हो, चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हो। किसानों को साल में 6,000 रुपया दिया जाता है, 2-2 हजार हर 4 महीना पे 3 किस्त देता है, तो 4-4 महीना पर देगा। तो आदमी चीन करके देता है? आर्थिक सबको बराबर पैसा आता है कि नहीं खाता में? अभी सरकार शौचालय बनवाने का सबको कि 12 की 14,000 रुपया दिया था साल 1.5 साल पहले, 12,000। वो तो आया था पैसा सबके खाते में। चलिए आगे बढ़ते, तनी बचा उचा के रहना पड़ता है। बात समझे कि नहीं? तनी ये सोशल चीज है, थोड़ा सा समझ बूझ के रहना पड़ता है। क्या चीज? तो हम लोग शार्प माइंडेड हैं, शुरू से बचपन से हम तेज हैं। बात समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आर्थिक न्याय समझे बच्चा? आप समझ गए कि नहीं? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, समाज के हर एक वर्गों को उतना ही सम्मान, उतना ही भाईचारा से जीना है जितना भारत चाहता है। बात समझ गए कि नहीं? गरीब बच्चे के पढ़ने का अधिकार नहीं है? गरीब का बाल बच्चा नहीं पढ़ता हो, पढ़ेगा? तो समाज में सबका ना होता है बराबर हिस्सा, तो सामाजिक न्याय। बात कोई दिक्कत? इस लाइन का मतलब समझे आप? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या होता है? बात समझ गए? यह है उद्देश्य कि हम सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय भारत के लोगों को देंगे। बात समझे कि नहीं? यह उद्देश्य है। क्या क्या दे रहे हैं न्याय में? सामाजिक, आर्थिक और, तो उद्देश्य यही ना होगा? नहीं होगा? होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, यहां तक समझे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, कष्ट हो, कलकल हो, नोचनी, बाई, खजुआट, चेचक, दिनाई, फोड़ा, फुंसी अगर हो तो बताओ, अगर नहीं समझे तो। जिस दिन आप बीपीएससी मेंस लिखिएगा ना, आप कह देगा कि प्रेम्बल पर तनी 10 पन्ना लिख के दिखाइए, तो ये सब बतिया आपको लिखना पड़ेगा। खूबसूरती बताना पड़ेगा आपको आपके प्रियम्बल की, और जितना अच्छा खूबसूरती आप बताइएगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा। बीपीएससी मेंस में लोग यह ना पढ़ाता है कि प्रकृति कैसी है, 4-5 गो हेडिंग दे देगा, उस पर 4-5 गो लाइन लिख देगा, यही ना होगा। बात समझे कि नहीं? अगर आपको हम लिख दे कि प्रस्तावना की प्रकृति कैसी, उद्देश्य कैसा, तत्व कैसे, उद्भव कहां से हुआ, तो सब कहानियां ना लिखना पड़ेगा। समझी गई गोपी बहू? चलिए, नहीं ऑनलाइन चल रहा है, आगे देखिए। तब भारत के लोगों को 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और स्वतंत्रता 5 प्रकार की है बच्चा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अच्छा एक बात बताइए, आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, बात समझे कि नहीं? ऑप्शन 1 में कहता है कि इनमें से किस प्रकार की न्याय की बात प्रस्तावना नहीं कहता है। बात समझे कि नहीं? तो यहां लिख लीजिएगा धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय की बात नहीं करता है। बात समझे कि नहीं? कोई समस्या? हाँ, तो वहां लिख करके काट लेना कि भविष्य में तुम कभी भी उस जगह पे आए, दोहराए, पढ़े, तो इस बात को आप आसानी से समझ पाए। कोई दिक्कत? चलिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उपासना आप किसी का भी कर सकते हैं। उपासना का मतलब समझते हैं? पूजा पाठ।
उस पूजा या विधि विधान या वो कर्म कांडों के बीच। बात समझे कि नहीं? आगे देखिए, धर्म, आपको आजादी है, या तो आप हिंदू धर्म में हो जाए, आपको जो धर्म इच्छा हो, जो धर्म में निर्वाण की प्राप्ति सुलभ या अच्छी लग रही हो, आप उस धर्म में जा सकते हैं। आपको यह स्वतंत्रता है। अगर आप इस्लाम धर्म के हैं और हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप बुद्ध हैं, हिंदू बनना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुद्धिज्म को मानते हैं। अगर आप सिख हैं, आप सनातन हिंदू को फॉलो करना चाहते हैं तो आप मान सकते हैं। इस्लाम के लोग हजरत मोहम्मद साहब को मानता है, ईसा मसीह के लोग, सिख लोग, जैन, बौद्ध, ये अनेक धर्म, पारसी, बौद्ध, सिख, जैन, ये सब है कि नहीं? तो हमको किसी भी धर्म को मानने की आजादी है कि नहीं है? है। कोई दिक्कत? चलिए, आगे बढ़ा जाए। उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। विश्वास, हम पत्थर में भी भगवान को मान सकते हैं, हमारा विश्वास हो सकता है, और हम भगवान में भी पत्थर को मान सकते हैं। पत्थर को भी हम भगवान विश्वास के तौर पे ही मानते हैं ना। कहीं कहीं कोरोना आया था, तब कोरोना माता की पूजा हो रही थी। ये आपका बिहार ही, हमारा बिहार है, हमारा बिहार ही तो कर रहा था, जय कोरोना माता तुम यहां से क्यों नहीं जाता, कितना लोग को मारा। ये सब नहीं है। एक जगह बिहार में न्यूज आई थी कि ट्रांसफार्मर बार बार उड़ रहा था तो ऊपर भूत सोखा झाड़ने आया था। अब बताइए ना, एक कोनो इलाज है? अगर किसी क्षेत्र का ट्रांसफार्मर जल रहा है तो ये फिजिकली प्रॉब्लम है, कई तारे ने उन्हें शॉर्ट कर रहा होगा, जल गया, उड़ रहा है। अब ऊपर से कह रहा है कि भूत है, भूतवा करंट नहीं मारेगा? बताओ। कुछ करता है सब। बात समझ गए कि नहीं? तब विश्वास, आप किसी भी चीज में विश्वास रख सकते हैं, इसकी आपको क्या है? स्वतंत्रता है। आपको धार्मिक स्वतंत्रता है। आप चुड़ैल पूजिए, भूत पूजिए, राम पूजिए, रहीम पूजिए, इस्लाम पूजिए, बुद्ध पूजिए, डायन पूजिए, अवघड़ पूजिए, सोखा पूजिए, पीपर पूज लीजिए, जीन जिन्नात जो भी पूजना है पूज लो। तो हम लोग को जो पसंद है, हम राम को मानते हैं, नहीं मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं। और जिसका जिसमें रुचि है वो मानता है, तब माने। इसकी आजादी भारत के हर एक नागरिक को है। कोई समस्या? चलिए, तब विश्वास की भी, हम किसी भी चीज में विश्वास रख सकते हैं। अभिव्यक्ति, राइट टू एक्सप्रेशन, हमको रोने का मन कर रहा है तो हम रोना जैसा भर दिन मुंह बनीले रहेंगे, कोई रोक देता हो? कोई बोलता ही रे? कोई बोलता है? हमको दिन भर अकेले खड़ा होकर हंसने का मन कर रहा है, तो हमको इसकी आजादी है कि नहीं? इसका आजादी हमको हमारा संविधान दे रहा है। कोई दिक्कत? हमको दिन भर सूतने का मन है, सूत जाएंगे। हमको रात भर जागने का मन कर रहा है, कोई समस्या है? कोई बोलता है? कोनो एक खड़ा होके कोनो कहो ना कि हाँ कोई बोलता है, एक कोनो दंडवे नहीं मिल रहा यहाँ। एक कोनो खड़ा होके खाली कह दो कि हाँ कोई बोलता है, पापा मम्मी को छोड़ के, पापा मम्मी को छोड़ के। बात समझे कि नहीं? तो हमको दिन भर सूतने की आजादी है, रात भर जगने की आजादी है, जब मन करता तब सूते। कोई मतलब, कोई दिक्कत किसी को? माँ बाप को छोड़ के, घर परिवार को छोड़ के। आपका पड़ोसी थोड़े पूछने आता है काहे रतिया भर जागल रहता है उल्लू की तरह रे? कोई दिक्कत?
चलिए आगे देखो, तो अभिव्यक्ति की आजादी, हम गुस्सा दिखा सकते हैं, हम विरोध कर सकते हैं, हम नरमी स्वभाव से पेश आ सकते हैं, हम मुस्कुरा के बात कर सकते हैं, ये सब के सब हमको आजादी है। अब गुस्सा से बात करने का अर्थ यह नहीं है कि किसी को गरिया दीजिए, गड़बड़ा जाएगा फिर, बात समझे कि नहीं। हाँ, विचार, आप अपना विचार रख सकते हैं, आप अपना विचार स्वयं प्रकट कर सकते हैं, आपका अलग अलग विचार हो सकता है, इसकी भी आजादी है। ऐसा नहीं ना कि एक के विचार को थोप दिया जाएगा कि आप ना इस विचार को मानिए, ऐसा भी नहीं है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, आपकी प्रस्तावना, आपका संविधान ये बात करता है। कोई दिक्कत? ये लाइन समझे आप, ये लाइन समझे, ये नहीं समझे? हम एक बात और आपको बता दें कि आपका एक क्वेश्चन कभी जिंदगी में अगर पूछ लेगा कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, अगर यही न्याय आपके संविधान में कहीं और भी बात की गई है तो कहिएगा हाँ, कहिएगा आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल संख्या 38 में राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो राज्य अपने अंतर्गत निवास कर रहे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देगा। कोई दिक्कत? तो अगर ये बतिया हमारा प्रेम्बल कह रहा है तो ये बतिया हमारा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भी तो कह रहा है। किस अनुच्छेद में कह रहा है? तो हम लोग जो है, जब हम लोग डीपीएसपी पढ़ेगा तो हम लोग उस पर डिस्कस करेगा, अभी हम लोग इसको क्लोज करेगा, हम लोग अपना पुराना टॉपिक पे आएगा, चलेगा। चलिए आप एक बात बताइए, ये धर्म की स्वतंत्रता और राइट टू एक्सप्रेशन, ये आपको आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 से 28 तक है कि नहीं है? नहीं है। अगर आपसे कभी ये पूछ दे कि धर्म की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, अगर आपको ये पूछ दे कि धर्म की स्वतंत्रता जो आपके प्रेम्बल में बात की गई है, क्या इसका बात किसी अनुच्छेद में भी कहा गया है? तो क्या बोलिएगा? किया गया है। आर्टिकल 25 से 28। अच्छा, मान लो आर्टिकल 25 से 28 अगर ऑप्शन में नहीं रहा और केवल यहां फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार की बात करेगा, तो मौलिक अधिकारों तो सही होगा ना, मौलिक अधिकार के ही अंतर्गत तो आर्टिकल 25 और 28 आते हैं। तो ये जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेगा तो हम लोग वहां डिस्कस करेगा, अभी हम लोग यहां डिस्कस क्यों करेगा? अभी तो हम लोग प्रियम्बल पढ़ेगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, इस सब बात को मिटा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां तक हो गया है? यहां तक। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आप एक ईमानदारी से बात बताइएगा, आपका जब मौलिक अधिकार जब आप पढ़िएगा तो आर्टिकल 14 से 18 क्या कहता है? समता का अधिकार। आज बिहार पुलिस का क्वेश्चन था ही। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के समक्ष सब क्या होंगे? बराबर। कानून के समक्ष बराबर हैं। आप मूवी वगैरह में देखे होंगे, जो जज साहब बैठते हैं, जज साहब के बगल में एक महिला रहती है मूर्ति के रूप में, उस महिला के आंख पर पट्टी बंधा रहता है, एक हाथ में तराजू और एक हाथ में तलवार लगा रहता है। हम नहीं देख रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के बेटा है कि डीएम है, आपने अगर हत्या किया है तो आपको न्याय उतना ही मिलेगा, जो सजा होगा चलेगा। बात समझे कि नहीं? न्याय सबको क्या मिलेगा? बराबर, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो जिलाधिकारी क्यों ना हो। बात समझे कि नहीं? अब बदल गया है तो वो अलग बात है, सरकारें बदल दी, लेकिन लंबे समय से आंख पे पट्टी के हम नहीं देख रहे हैं कि आपका क्या है। ये एक सूचक है कि समाज का हर एक वर्ग जो अपराध है, जो अपराधी करेगा, वो उसको एक समान न्याय मिलेगा। अगर वो गलत है तो गलत है, तलवार चलता हो, तलवार चलेगा, इसका मतलब ये हुआ। बात समझे कि नहीं? चलिए, तो आपको समाज के हर एक वर्ग को सम्मान पूर्वक जीने की आजादी है कि नहीं है? गरीब को भी उतना ही हक से
इज्जत सबको अपना प्यारा है ना जी। हम आपको आप कहेंगे तभी तो आप हमें आप कहेंगे। हम आपको बच्चा कहेंगे, बाबू कहेंगे तभी तो आप हमको सर कहेंगे। हम कह रहे सुनो तो कौन कहे क्या बोल रहे? बात समझे कि नहीं? अब एक रिक्शा चालक है, बेचारा गरीब है, 4 पहिया से उठा के मार देता है सब। बताइए, उसको भी उतना ही तो प्रतिष्ठा की जरूरत है जितना आपको है। तो आप धन से धनवान है तो कुचल दीजिएगा किसी को। आप बढ़िया चप्पल पहने हैं तो किसी का गोड़ कचर दीजिएगा। इसका मतलब गरीब आदमी हवाई चप्पल पहना है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। तब प्रतिष्ठा और समता या समानता का अधिकार भी आपको संविधान आपको देता है। बात समझे कि नहीं? अच्छा, ये समता यानी कि समानता है, कानून के समक्ष सब बराबर होंगे। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को लिंग, रंग, जन्म स्थान या धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण है, बिहार पुलिस का फॉर्म निकला था, हिंदू भी भरे, मुसलमान भी लोग भरे, सिख भी भरते हैं, बौद्ध भी भरते हैं, जैन भी भरते हैं, सब लोग भरता है। बात समझे कि नहीं? तो किसी के साथ भेदभाव सरकार करता है कि तुम इस्लाम का है तुम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। क्या चीज होता है? चलिए, तो नहीं पूछेगा कि आप किस धर्म के हैं। आपसे नहीं पूछेगा कि आप हिंदू हैं कि इस्लाम है। तो इस्लाम है तो इस्लाम दे दीजिए। आपको अगर काबिल हैं तो सरकारें नौकरी देती हैं, और कितना लोग नौकरी कर रहा है। तो आप शक्ति अपने अंदर पैदा ही नहीं कर रहे हैं, काबिलियत पैदा कीजिए। काबिलियत भीमराव अंबेडकर पैदा किए थे। जितना आपका उम्र हमारा उम्र नहीं है, उनके पास उतना डिग्री था। इतना समाज में छुआछूत उनके साथ हुआ है कि अधिकारी लोग उनके जो नीचे रहते थे ऐसे रजिस्टर फेंक देता था, सब हाथ में नहीं देता था। बात समझे कि नहीं? वहां भीमराव अंबेडकर प्रोफेसर और डॉक्टर बने थे, ऐसे नहीं भीमराव अंबेडकर बने। आपके अंदर एक ललक, एक जिज्ञासा, एक होना चाहिए, डेडिकेशन। अगर नहीं, एक कहावत है, क्या तो बोलता है लोग कि अगर आप किसी को शिद्दत से चाहिएगा तो सारी कायनात जो है आपको, कायनात सारा जो कायनात होता है कैसन, तो उसको मिलाने का कोशिश करता है। लेकिन अगर हम किसी चीज को शिद्दत से चाहें, सारा कायनात होने चल जाता है। ये काम इसका नहीं होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? आगे देखिए, तो सम्मान से, प्रतिष्ठा से जीने की आजादी सबको है, और अवसर में समानता सबको दी जाएगी। बात समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत है, अस्पृश्यता का अंत, और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है कि नहीं है? तो एक वर्ग अपने नाम के आगे राजा लगाता था, सम्राट, राजा, महारानी। अब ये उपाधियां क्या हो गई? समाप्त हो गई। क्योंकि अगर एक वर्ग अपने नाम के आगे राजा, महाराजा, महारानी लगाता था तो एक वर्ग अपने आप को उनसे नीचे समझता था। तो फिर भारत कैसे सामाजिक न्याय करेगा? तो इसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। लेकिन इसी आर्टिकल 18 के तहत ही आपको उपाधि दिया भी जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप डॉक्टर की उपाधि ले लीजिए, इंजीनियर की उपाधि ले लीजिए, प्रोफेसर की उपाधि ले लीजिए, नहीं ले लीजिए, सेना संबंधित उपाधि ले लीजिए। आप दरोगा बन जाइए, डीएसपी, एसपी, ब्रिगेडियर बन जाओ, जनरल बन जाओ, एडमिरल बन जाओ। ये तो सेना से संबंधित उपाधि आपको मिला है। तो ये संविधान हमारा देता है कि शिक्षा और सेना से संबंधित जितना भी उपाधि मिलेगा आपको दिया जाएगा आर्टिकल 18 के तहत। और आर्टिकल 18 के तहत ही आपका उपाधि छीन भी लिया जाएगा कि अगर अपने नाम के आगे आप सम्राट, महाराज या इस तरीके का उपाधि लगाइएगा। तो ये आर्टिकल 18 कहता है। तो जब हम लोग इस आर्टिकल पे आएगा तो अच्छा से डिस्कस करेगा। अभी हम लोग किस पास डिस्कस करेगा? और दादा आगे देखो, बंगाली लोग ऐसे ही नहीं बोलता है। चलिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अच्छा, सब कमवा सरकारें करेगा, कुछ आदमी का भी तो कर्तव्य होगा ना भारत के नागरिकों का। तब फंडामेंटल ड्यूटी का पॉइंट नंबर 3, अर्थात भारत आपसे यह अपेक्षा करता है, भारत आपसे यह अपेक्षा करता है कि आपका यह मौलिक कर्तव्य होगा
कि आप राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी अर्थात मौलिक कर्तव्य का पॉइंट नंबर 3 ये बात करता है। आप मौलिक कर्तव्य जब आप पढ़िएगा ना, 11 गो है ना मौलिक कर्तव्य, तो 11 को जो मौलिक कर्तव्य है तीसरा नंबर पे ये लिखा होगा। बात समझे कि नहीं? तो जो बात राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है, हमारा प्रस्तावना कह रहा है, यह बात आप मौलिक कर्तव्य में पॉइंट नंबर 3 में जाइएगा तो यह बात वहां भी आपको देखने के लिए मिलेगा। लिखल है, बिल्कुल लिखल रहेगा। बात समझे कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा इन सब छोटी छोटी बातों का। प्रियम्बल पढ़ने में बड़ा मजा आता है, संविधान पढ़ने में मजा आता है। आप अपने अधिकारों को जानते हैं, आपका देश कैसे चलता है, आप इस चीजों को समझते हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका कैसे काम करती है और इतना बड़ा देश कैसे चल रहा है, ये जानकारी मिलती है। बात समझ गए? हाँ, ये संविधान का सार है पूरा, कि एक ही 13-14 लाइन में संविधान क्या क्या दे रहा है उसी को छोटा करके रख दिया गया है, लिख दिया गया है। भारत का दृश्य आपको देखने को मिला ना कि भारत ऐसा है, यही चीज तो हम आपको समझा रहे हैं। आगे देखिए, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए फंडामेंटल ड्यूटी का पॉइंट नंबर 5 आप देख लीजिएगा। बात समझे कि नहीं? कि भाईचारे के साथ सबको रहना है। और इसी फंडामेंटल ड्यूटी के पॉइंट नंबर 5 में यह भी बात लिखा हुआ है कि आप बच्चे, महिलाओं और बुजुर्ग और विकलांग का आप सम्मान करेंगे। यह आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप महिलाओं का सम्मान करेंगे, विकलांग का सम्मान करेंगे, बच्चों का सम्मान करेंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है कि नहीं है? है। तो यह बतिया तो हमारा प्रियम्बल भी कह रहा है। प्रियम्बल के अलावा यह बतिया हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी करता है, मौलिक कर्तव्य भी करता है, नहीं करता है? तो समझ गए ना? तो जो बतवा हम कह रहे हैं आप समझ रहे हैं ना? कितना बढ़िया लग रहा है कि आप लोग बैठे हुए हैं और हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ रहे हैं, और फंडामेंटल ड्यूटी बीच में आ जा रहा है, हम लोग जो है प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। तो पहले ऐसे होता था है? तो कितना काम किए हम लोग, जब से आए तब से आप समझिए रहे हैं। तनी मनी चाचा नीतीश का आत्मा कबो कबो हमारे अंदर आ जाता है। बात समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? आगे देखिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, मान लीजिए कोनो बौरहवा आके कह दिया कि कहाँ है प्रस्तावना, कब है प्रस्तावना, कब यह बात लिखा गया, हम नहीं मानेंगे। ऐसे पागलों के लिए एक सटीक टाइम रखा गया कि हाँ इस समय प्रस्तावना को अपना बनाया जा रहा है, अब वो समय आएगा। दृढ़ संकल्पित होकर आज अपनी संविधान सभा में, आज तारीख, ये पगलन के लिए है जो बात बात पे सबूत मांगता है सब, कि क्या सबूत है हमको दिखाओ, क्या सबूत है हमको दिखाओ। इसीलिए उसको कहा गया कि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी। अब मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी आपको पता है? कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। देखो, हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में अगर बताना चाहें तो ये सूरज भगवान है, सन है, ये मून है और ये अर्थ है। तो हम लोग जो है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, बचपन से पढ़े हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अरे अगर ये पृथ्वी है तो उसी का चक्कर एक चंद्रमा लगाता है कि नहीं लगाता है? लगाता है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? पृथ्वी ग्रह, तो एक छोटका उपग्रह, उसका छोटका भाई, तो चंद्रमा हमारा चक्कर लगाता है। ये चंद्रमा जब उठ करके यहां आता है ना, और ये एक बार यहां आएगा और एक बार यहां आएगा। बात समझे कि नहीं? तो जो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने के दौरान पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, तो जिस समय यह चंद्रमा पृथ्वी की सीधी रेखा में रहती है, तीनों एक सीधे रेखा में रहता है। बात समझ गए? इस दिन सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट चंद्रमा पे पड़ता है और पृथ्वी पर हम खड़ा होकर के देखते हैं तो हमको अंधार दिखाई देता है। तो इस दिन को अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या, या अनहरिया रात कहते हैं। अनहरिया कैसे लिखाता है? अनहरिया। बात समझ गए? अमावस्या की काली रात को पीपर पर से चुड़ैल लटकी मिली थी।
सफेद साड़ी में। कभी आप सुने हैं कि अमावस्या की काली रात को एक चुड़ैला लटकल मिला? तो लड़का मरता है तो देवता बनता है। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए। अमावस्या, इस दिन क्या होता है? अमावस्या, जिस दिन पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही दिशा में हो। तो यहां से खड़ा आदमी को आप हमें बताइए, चंद्रमा दिखेगा? चंद्रमा का ये वाला इलाका उजाला रहेगा, उजाला रहेगा। हम पृथ्वी के बाहरी सतह पे निवास करते हैं ऐसे, तो यहां से अगर हम इसको देखेंगे तो हमें काला ही नजर आएगा। इस दिन को हम क्या कहते हैं? अमावस्या की काली रात, अनहरिया। लेकिन जब यही यहां आता है तो सूर्य का रोशनी चंद्रमा पे इस वाले इलाके पे पड़ेगा, तो इतना भाग हमें दिखाई देता है। तो इस रात को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। क्या कहते हैं? या फिर अजोरिया। क्या कहते हैं? अजोरिया। यहां से यहां आने में चंद्रमा को 14 दिन का समय लगता है। कितना दिन का? तो अगर यहां से यहां आने में 14 दिन का समय लग रहा है तो यहां आने में 7 दिन का समय लगेगा? नहीं लगेगा। यहां से यहां आने में अगर 14 दिन का समय लग रहा है तो यहां से आने में कितना दिन? 7 दिन। और जब चंद्रमा यहां से यहां आता है तो इस पक्ष को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। और इस पक्ष को कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? तो बताओ, कृष्ण पक्ष अच्छा कि शुक्ल पक्ष अच्छा? कहे कि आप अनहरिया से अजोरिया की तरफ जा रहे हैं, और कृष्ण पक्ष अजोरिया से फिर। तो जिस समय 26 नवंबर 1949 मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल, चंद्रमा उस दिन कहां था? 7वें दिन पर था। अगर यहां से यहां आने में 14 दिन लग रहा है तो बीचों बीच रहेगा तो 7वां दिन रहेगा। चलिए, तो हर 15 दिन पर अनहरिया और अजोरिया आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आपको नहीं जानकारी होगा तो मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा, वो लोग जानते हैं। ठीक है। तो मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल, सप्तमी, अर्थात चंद्रमा उस दिन कहां था? सप्तमी पे था। ये उन बौरहों के लिए एक सटीक टाइम लिखा गया है जो भविष्य में यह सवाल ना खड़ा करे कि क्या है प्रस्तावना, कौन है प्रस्तावना, कौन लिखा, किस दिन लिखा गया, हम नहीं जानते, हम नहीं मानेंगे। उनके लिए यह विशेष बात लिखा गया है। पीयू के आके कौन कहा है प्रस्तावना, हम नहीं मान, ऐसे होता है। तो उस समय शुक्ल पक्ष चल रहा था। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष चल रहा था। और चंद्रमा कहां था? सप्तमी पे था। तब मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल, सम्मति। संवत 2006 विक्रमी। विक्रम संवत। कौन सा संवत चल रहा है? विक्रम संवत। बात समझ गए कि नहीं? आगे देखिए, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्या करते हैं? आत्मार्पित करते हैं। इसको थोड़ा सा और हम ऊपर करते हैं। अब आपको दिखा, अंगीकृत का मतलब है अपनाना। अंगीकृत का मतलब है, तो इसी दिन को 26 नवंबर 1949 मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल, सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत यानी कि अपना लिए। क्या कर लिए? अपना लिए, अपनाए या अपनाना का अर्थ होता है अंगीकृत। अधिनियमित अर्थात संविधान इस दिन हम पे क्या हो गया? अधिनियमित या लागू हो गया, या फिर हम इसको मान लिए। और आत्मार्पित हो गए यानी कि हमारी आत्मा भी इस संविधान या प्रस्तावना के प्रति अर्पित हो गया। आत्मा का अर्पित हो जाना ही आत्मार्पित कहलाता है। हम संविधान के हो गए। बात समझ गए? यह है प्रस्तावना का मतलब। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो हमको बताओ। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया है। प्रस्तावना में कितना शब्द जोड़ा गया है बच्चा? 3 शब्द जोड़ा गया है। क शब्द? 3 शब्द जोड़ा गया है। चलिए, अपन इसको नीचे करेगा। अब हम लोग एक छोटा सा बात पे डिस्कस करेगा। वो बात है या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया है। बात समझ गए? 42वां संविधान संशोधन करके ये 3 शब्द जब जोड़ा गया संविधान में
तो जो क्रम का संशोधन था वो कितना था? 42वां। हमारे संविधान में जो संशोधन करके इसमें 3 शब्द जोड़ा गया वो कौन से क्रम का था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी ने 3 शब्द जोड़े। जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का अंग है। कुछ समय तक जानते हैं इस प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था कि यह संविधान का अंग नहीं है। बात समझ गए? लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मान लिया कि ये जो प्रियम्बल है, ये प्रस्तावना है, ये भी संविधान का अंग है, अर्थात विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। विधायिका का मतलब होता है जो लोग विधि बनाते हैं, जो लोग कानून बनाते हैं। विधि मतलब कानून होता है ना, तो जो लोग कानून बनाते हैं उसी को विधि या विधायिका कहा जाता है, विधि निर्माता या फिर विधायिका। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आगे आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह मान लिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अर्थात विधायिका या फिर संसद इस प्रस्तावना में संशोधन कर सकता है या कर सकती है। इंदिरा गांधी जब सुनी ये बात कि अच्छा संशोधन हो सकता है, तो कहीं लाओ 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 3 को बात जोड़ो। 3 को बात जोड़ता कौन कौन बात? ASP, ए से अखंडता, ए से अखंडता जोड़ दिया गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। उसके बाद स से समाजवादी, समाजवादी, और पी से पंथ, पंथ निरपेक्ष। कोई समस्या? ये 3 शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा आपके प्रियम्बल में जोड़ा गया है। किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, दिक्कत है तो बताइए। समझ गए प्रस्तावना का मतलब? प्रस्तावना के एक एक लाइन को तोड़ करके हम आपको समझा दिए। देखिए भारत इतना खूबसूरत है। अब आपको प्रस्तावना पे अगर बोला जाए कि 10 लाइन बोल दीजिए, तो आप प्रस्तावना पे बोल सकते हैं कि हमारा भारत ऐसा है। कोई अगर भारत को न जाना है अभी तक, तो केवल भारत का प्रियम्बल पढ़ ले तो वो समझ जाएगा कि हाँ भारत इतना खूबसूरत है। बात समझे कि नहीं? कोई समस्या? अब हम लोग जो है प्रस्तावना का अगला भाग कल पढ़ा जाएगा। कोई समस्या? यही सब कह के हम अपने बात को विराम देते हैं।